हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। अब आनी चाहिए। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। हाँ, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो बस एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट है बस। ओके 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 ओके, बस आपके मैसेजेस देखने थे। थंब आ गया, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, बस 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 यही थंब चाहिए। बस ताबड़तोड़ तरीके से देखो। स्ट्रेटजी आपको बताई दी है कि इवनिंग में हमारा लेक्चर रहेगा और मॉर्निंग के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर के साथ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और यहाँ 1 घंटे में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ओके, और क्वेश्चंस जो होंगे हमारे सेम वही नीट पैटर्न से, थोड़ा सा हम एआर की भी प्रैक्टिस कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस साल थोड़ी सी ऐड हुई थी। ठीक है, किस चीज की ऐड हुई थी? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी हम ऐड कराने वाले हैं। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे इसके अंदर और मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। ओएमआर सीट साथ रखोगे, ओएमआर सीट साथ रखोगे। ठीक है, साथ साथ हम क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे और आप ओएमआर फिल करते जाओगे। मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ओके, इससे स्पीड मेंटेन करनी है, मेन पर्पस है लाइव में स्पीड मेंटेन करना। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा आर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस। स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर मेनली कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। समझना, पहला स्टेटमेंट क्या है? इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा आर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस। टू टाइप के नेफ्रॉन बताए थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। डिफरेंस क्या था? कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% थे, जक्स्टा मेडुलरी ओनली 15%। जक्स्टा मेडुलरी में जो लूप ऑफ हेनले था वेल डेवलप था, डीपली था,
मेडुलरी पार्ट में ज्यादा था, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन शॉर्ट थे। एब्सोल्युटली राइट, हाईली रिड्यूस होता है, हाईली रिड्यूस होगा, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर मेनली कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ, नो रॉन्ग भाई, यूरिन के कंसंट्रेशन में मेनली किसका रोल होता है, आप बोलोगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, जो इमरजेंसी में काम करते हैं, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो इमरजेंसी में काम करते हैं, तो इमरजेंसी में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि वेल डेवलप्ड लूप ऑफ हेनले था, डीपली था। क्लियर, बिल्कुल मुझसे पहले लगाओ, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, जितने बच्चों ने सी लिखा है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो फटाफट, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, ठीक है। होम्योस्टैसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ, ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नंबर वन। नंबर टू देखो, किडनी आर एक्सक्रीटरी एंड होम्योस्टैटिक ऑर्गन, किडनीज आर एक्सक्रीटरी एंड होम्योस्टैटिक ऑर्गन। फटाफट लगाओ, क्या लगाने वाले हो, मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो, स्पीड मेंटेन करो, ठीक है। स्पीड मेंटेन करनी है आपको, मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना है। फिलिंग द ब्लैंक्स, अपना ओएमआर शीट भरो, ठीक है। प्रिंट निकालो इकट्ठे एक साथ, बता फटाफट। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का मतलब है कि जो आपका इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसमें हर चीज को कांस्टेंट मेंटेन करके रखना, ठीक है, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, इंक्लूडिंग आयंस, इंक्लूडिंग सब कुछ, ठीक है, ऑस्मोलरिटी, सबको मेंटेन करने की जो मैकेनिज्म है उसी को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो हमेशा होम्योस्टैसिस इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना नहीं है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। किडनी आर एक्सक्रीटरी एंड होम्योस्टैटिक ऑर्गन, यस, किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है और ये हम एक हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक ऑर्गन भी है, यानी बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को, आयंस, ऑस्मोलरिटी, इन सब को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। क्या लगाने वाले हो फटाफट बताओ। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो क्या लगाने वाले हो यहां पर आप, बी। ओके, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो फटाफट, ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of filtrate formed by kidney per minute, which is roughly 1/5 of the blood pumped by each ventricle. Next statement second देखो, on an average 125 ml per minute of blood is filtered by kidney, मतलब 180 लीटर पर डे। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए इसका, मुझसे पहले, ठीक है। देखो, ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट नहीं है, ठीक है, फिल्ट्रेट नहीं है, फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट। फिल्ट्रेट कितना बनता है, यहां फिल्ट्रेट बनता है 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बनता है, ना कि 1100 to 1200। 1100 to 1200 ml ब्लड पास फ्रॉम किडनी पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में किडनी से इतना ब्लड पास होता है, उसका 1/5 यानी 20% क्या बनता है, फिल्ट्रेट, उसके प्लाज्मा का। तो कितना बनेगा फिल्ट्रेट, 125 ml, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखो, ऑन एन एवरेज 125 ml ऑफ ब्लड, गलत हो गया ना, 125 ml ब्लड नहीं होगा, 1100 से लेकर के 1200 ml ब्लड, ठीक है, ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी, ठीक है, पर मिनट। या ऐसे समझ रहे ना मेरी बात, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका। तो यहां ब्लड के फिल्ट्रेशन की बात करें, कितना ब्लड फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट, आप बोलोगे 1100 to 1200, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो क्या लगाने वाले हो, डी ऑप्शन लगाने वाले हो। कितने लोगों ने डी लगाया फटाफट देखो, मुझसे पहले लगाओ बेटा, ठीक है। बी मैक्सिमम बच्चे बी लगा रहे हैं, गलत, डी लगाओ, ठीक है। डी, ऑन एन एवरेज 125 ml ऑफ ब्लड, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम एग्जाम में करते हैं, ठीक है, तो यही ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, एब्सोल्युटली राइट। भाई रीनल थ्रेशोल्ड समझते हो, किडनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अगर जैसे मैं बहुत कॉमन सा एग्जांपल बोलूं, ठीक है, अगर कोई खुले में यूरिनेशन कर रहा है, ठीक है, और वो चला गया करके, और उसकी यूरिन में अगर मान लो, ठीक है, चीटे वहां पहुंच रहे हैं, मतलब उसकी यूरिन में ग्लूकोज है, समझना मेरी बात। या यूरिनेशन टेस्ट के लिए गया लैब में और यूरिन के अंदर अगर
ग्लूकोज मिल रहा है, इट इज अ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है कि ग्लूकोज का लेवल उसके ब्लड के अंदर 180 क्रॉस कर चुका है। यानी किडनी के लिए ग्लूकोज की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 180 मिलीग्राम है, ध्यान रखना 180 मिलीग्राम। यानी किडनी वेट करती है भाई 100 से चलो 120 हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, 120 से 140 हो जाए कोई बात नहीं, 140 से 180 हो जाए अब बात है। 180 क्रॉस करते ही, 180 तक कोई बात नहीं, पर 180 क्रॉस करते ही अब किडनी कहती है भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस ग्लूकोज को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। यानी किडनी, समझना मेरी बात, किडनी की ग्लूकोज के लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 180 है। यानी अगर किसी की यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, इट इज अ इंडिकेटर कि 180 शुगर 180 क्रॉस कर चुकी है, ग्लूकोज का लेवल 180 क्रॉस कर चुका है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ग्लूकोज स्टार्ट अपियरिंग इन यूरिन व्हेन इट्स ब्लड लेवल एक्सीड, कितना हो गया 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, बोथ आर करेक्ट। इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। किसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू? आप बोलोगे ग्लूकोज की, ठीक है, आप समझ रहे हो, आप किडनी की ग्लूकोज के लिए, किडनी की ग्लूकोज के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 180 मिलीग्राम। ओके, बहुत बढ़िया, सुपर। जितने बच्चे ए लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे बढ़ो फटाफट। स्टेटमेंट फर्स्ट, किडनी मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। ओएमआर भरना है अभी मेरे साथ, अभी अभी ओएमआर शीट निकालो मेरे साथ भरो, ठीक है। फिर लास्ट में देखना क्या कितने आप, जो ईमानदारी से करना, अगर गलत हो रहा है तो रॉन्ग बना देना उस पर, ठीक है, सही हो रहा है तो टिक मारते जाना, लास्ट में एनालिसिस करना, ठीक है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो फटाफट। स्टेटमेंट फर्स्ट, किडनी मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या किडनी ब्लड की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है? यस करती है, ठीक है। आगे देखो, किडनी इलिमिनेट आइदर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक यूरिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। यस, अगर बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है तो किडनी क्या काम करेगी? मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, समझ रहे हो ना। और यूरिन कैसी हो जाएगी? हाइपरटोनिक। अगर बॉडी के अंदर वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है तो किडनी उस वाटर को इलिमिनेट करेगी, यानी यूरिन कैसी हो जाएगी? डाइल्यूट, यानी हाइपोटोनिक। तो अकॉर्डिंग टू नीड हमारी किडनी क्या करती है? यूरिन को हाइपर या हाइपो बनाकर के इलिमिनेट करती है। एब्सोल्युटली राइट, दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या लगा रहे हो? बहुत सही, सुपर, मैक्सिमम बच्चे ए ही लगा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द डिसेंडिंग, बात किसी कर रहे हैं, इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, द यूरिन इज हाइपरटोनिक, यूरिन इज हाइपरटोनिक, बिल्कुल नीचे जाते हैं तो क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, ठीक है, जो थ्योरी का लेक्चर हमने दिया था ना, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, टेक्निकल इशू की वजह से वो पूरा अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। मुझे भी जब बच्चों के मैसेज देखे तब पता चला कि लेक्चर का कुछ पार्ट मिसिंग है, ठीक है। टेंशन मत किया करो, कभी कभी कुछ नए नए, ठीक है सिस्टम, ठीक है, नया वो बच्चा था उसमें नहीं हो पाया, समझ में आया, ठीक है। तो समझना मेरी बात, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसी चीज आती है, कभी ऐसी चीज होती है तो आप मैसेज कर दिया करो, ठीक है। उसको देख करके हम तुरंत उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखा मैंने, अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो अब उसको हमने वापस, ठीक है, अपलोड करा दिया है फुल लेक्चर, ठीक है। ध्यान रखना, पूरा हम पूरा लगभग मानो लगभग पूरा जूलॉजी में कराने वाला हूं, ठीक है। ऐसी बॉटनी भी लगभग पूरा होने वाला है नीट के एग्जाम तक विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। और कुछ पेपर की एनालिसिस भी कराएंगे हम लोग, ठीक है। डट के काम करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, बस आप हिम्मत मत हारना, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले द यूरिन इज हाइप, समझ में आ गया, डिसेंडिंग की बात कर रहा है, यूरिन क्या हो रही है बेटा? हाइपरटोनिक, जब वाटर निकलता जाएगा तो यूरिन हाइपरटोनिक हो जाएगी, ठीक है। वाइल द असेंडिंग लिम्स ऑफ, अब असेंडिंग की बात कर लो, असेंडिंग में क्या होगा? NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है। असेंडिंग में बाहर क्या निकलेगा? NaCl। तो जब NaCl
ठीक है, असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले द यूरिन इज हाइपोटोनिक, एब्सोल्युटली राइट। NaCl बाहर निकलेगा तो यूरिन कैसी हो जाएगी, हाइपोटोनिक। स्टेटमेंट सेकंड देखो, डिसेंडिंग लिम्स इज परमेबल टू सोडियम आयन। डिसेंडिंग क्या सोडियम के लिए परमेबल होता है, नो, वाटर के लिए परमेबल होता है। असेंडिंग लिम्स इज, सॉरी परमेबल नहीं, इम्परमेबल पूछा है उसने, परमेबल नहीं बोला, इम्परमेबल बोला है, इम्परमेबल, बिल्कुल सोडियम के लिए इम्परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल है। व्हाइल द असेंडिंग लिम्स इज इम्परमेबल, H2O, बिल्कुल ये NaCl के लिए परमेबल है, H2O के लिए इम्परमेबल है, तो ये भी राइट होगा। तो जो बच्चे ए लगा रहे हैं, सुपर सुपर बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, सल्यूट आपके इस डेडिकेशन को, बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है, यही यही चाहिए। जो सी लगा रहे हैं वो गलत है, जो ए लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ए लगाओ उसके अंदर ए, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, क्या पूछ रहा है, और कभी कभी लैंग्वेज को भी देखा करो। इसलिए मैं कहता हूं साथ में एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि लैंग्वेज, वो लाइंस आपके ब्रेन में आनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट आपको नोट से मिलेंगे और लैंग्वेज जो लाइन उठा के छापेंगे ना, वो थोड़ा एनसीईआरटी रीड करने से थोड़ा सा आ जाती है। तो नोट्स के साथ अगर एनसीईआरटी रीड करते जाओ तो बहुत बेहतरीन तरीका है 360 आउट ऑफ 360 गेन करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट समझ गए ना, एफरेंट आर्टरी आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ये हो गया वुमेन्स कैप्सूल, ये ऐसे, ठीक है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रिजेंबल द प्रोटीन फ्री प्लाज्मा इन कंपोजिशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये फिल्ट्रेट बनेगा, ये फिल्ट्रेट, ठीक है। अब कहना चाह रहा है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रिजेंबल द प्रोटीन फ्री प्लाज्मा, ठीक है, मतलब यहां और यहां में अगर देखोगे प्रोटीन का डिफरेंस मिलेगा, पर प्लाज्मा की बात चल रही है, ब्लड की बात नहीं चल रही। अगर ब्लड की बात आएगी तो यहां आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, उसका भी अंतर मिलेगा, पर यहां बात किसी कर रहे हैं, ओनली प्लाज्मा, ठीक है। तो एब्सोल्युटली राइट है, प्लाज्मा में अगर देखोगे ना, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर कॉर्पसल्स नहीं होते, तो प्लाज्मा की जब भी बात चलेगी तो ध्यान रखना है आपको, प्लाज्मा सिर्फ प्रोटीन का अंतर होगा, एब्सोल्युटली राइट। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, वॉल एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल आर इम्परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। अगर फिल्ट्रेशन सिल्ट या पोर से बड़ा मॉलिक्यूल है तो यहां क्रॉस नहीं कर पाएगा, उससे छोटा मॉलिक्यूल है तो क्रॉस कर जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन सिल्ट के बेस पर यहां पर फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल आर इम्परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या लगाने वाले हो, ए ऑप्शन लगाने वाले हो, ठीक है। तो जो बच्चे ए लगा रहे हैं, बेहतरीन, सुपर, बेहतरीन बेटा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, सुपर, सही है एकदम। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन लास्ट सेकंड ऑफ थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। स्टेटमेंट सेकंड देखो, किडनी आर प्रेजेंट क्लोज टू डोर्सल आउटर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है बिल्कुल, एनसीईआरटी की लाइन। अब चेक करो, दिमाग में जोर डालो, बिना देखे क्या यार यही बात थी क्या, सर ने कल कंसेप्ट यही बताया था। अब दिमाग में जोर डालो, क्या लगाने वाले हो, फटाफट बताओ, फटाफट, तेजी से। OMR आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, पूरा जोर डालो ब्रेन के ऊपर। मैक्सिमम बच्चे कुछ ए बी लगा रहे हैं, कुछ बी लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं, ध्यान से, यही तो मुझे बस गलती आपको आइडेंटिफाई करानी है। किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन, लास्ट सेकंड नहीं है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। इस वजह से क्या हो गया, लास्ट सेकंड का मतलब है लास्ट से पहले, समझ गए ना मेरी बात, तो रॉन्ग हो गया। तो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, लास्ट सेकंड नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, किडनी आर प्रेजेंट क्लोज टू द डोर्सल, आउटर नहीं है, डोर्सल, इनर वॉल, भाई पीछे की साइड में होगी, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन होगी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में होगी, ठीक है, डोर्सल साइड में होगी, इनर बॉडी वॉल से कनेक्ट होगी, आउटर नहीं, आउटर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, नो। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो क्या लगाने वाले हो, यहां पर डी लगाने वाले हो, ओके। जिन बच्चों ने डी लगाया है, बेहतरीन, सुपर, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ो।
जो बच्चे सुबह नहीं जगते उनको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने भी सुबह जगना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये सुबह 7 बजे मेरी क्लास कभी नहीं होती थी, आज तक नहीं ली मैंने, ठीक है। तो चाहे 4 बजे सोएंगे पर सुबह 7 बजे हम क्लास ले लेंगे, ओके। तो ये डेडिकेशन मैं चाह रहा हूँ आपके अंदर भी है कि कुछ भी परिस्थिति हो सुबह जगने की आदत डालो। सुबह जो आज बच्चे ले रहे हैं वो सुबह जगते ही होंगे, मुझे पक्का पता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नीड, समझना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नीड्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय किडनी। क्या ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है क्या उसमें एटीपी एक्सपेंड होती है, जरा बताओ। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर रहा हूं क्या उसमें एटीपी एक्सपेंड होती है? दिमाग से जोर डालो दिमाग पर, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन take place because pressure in Woman's capsule is higher than that the pressure in glomerular capillary। आप समझना, ये कहना चाह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो इस वजह से होता है बिकॉज प्रेशर इन वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल जो नीचे लगा हुआ है उसका प्रेशर हायर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के प्रेशर की वजह से। तो उल्टा हो गया ना, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नीड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय किडनी, भाई किडनी से कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती, यहां तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से। बताया था ना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है 10 mmHg। ये क्या है आप बोलोगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सबसे ज्यादा होता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, और ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर बिल्कुल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस बिकॉज प्रेशर इन, ठीक है, द वुमेन्स कैप्सूल इज हायर, हायर नहीं होता, लोअर होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई इसका प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 15 mmHg देन द प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेशर कितना होता है, यहां होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 55 mmHg। आप समझ गए ना मेरी बात। तो 55 ये था, वो था, और एक हमने 30 ब्लड कोलोइडल बताया था, तो 30 इसमें ऐड कर दोगे, लेस करोगे 10 mmHg आ जाएगा। तो दोनों ही रॉन्ग हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, बेहतरीन, सुपर। आगे बढ़ते हैं, सुपर बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड इज ओनली मेंटेन बाय, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस पर क्वेश्चन बनता है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पीएच and ionic balance of blood is only maintained by PCT and collecting duct। अब दिमाग पे जोर डालो, ठीक है। ऐसा कौन सी लाइन थी सर ने बोली थी जो पीएच और आयोनिक बैलेंस के मेंटेन में पार्टिसिपेट नहीं करता और सब पार्टिसिपेट करते हैं? पीसीटी पार्टिसिपेट करती है, नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे डीसीटी पार्टिसिपेट करती है, नंबर 2। इसके अलावा बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट पार्टिसिपेट करती है, पर लूप ऑफ हेनले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ओनली अगर नहीं लगाते तो काम बन जाता, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखो, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल सही है। कलेक्टिंग डक्ट तो एक ही होती है ना, कलेक्टिंग डक्ट एक ही होती है, इसमें ढेर सारे नेफ्रॉन की डीसीटी डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब आकर के कनेक्ट होती है, काफी नेफ्रॉन की डीसीटी इसमें आकर के कनेक्ट होती है। स्टेटमेंट सेकंड राइट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो क्या लगाने वाले हो, बी ऑप्शन। जो बच्चे बी लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, बेहतरीन, हो डालो फटाफट तेजी से, बहुत सही, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुपर। मैक्सिमम बच्चे भी लगा रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, एकदम फोकस करना, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर देयर बाय जीएफआर, ठीक है। आप समझना मेरी बात, मैंने बताया था कि जब कोई इमरजेंसी होती है, जब कोई इमरजेंसी होती है तब जेजी सेल ऑफ किडनी रिलीज करते हैं क्या, आप बोलोगे रेनिन, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन नोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन नोजन जो लिवर से रिलीज होता है ब्लड में, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड विद द हेल्प ऑफ एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच रिलीज फ्रॉम लंग्स, ठीक है। तो जब वो उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा तब ध्यान रखना कि एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर।
वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा करके जीएफआर को और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, टू रिलीज रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द जेजी सेल। क्या जो रेनिन निकलता है वो, ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द जेजी सेल, क्या ये जेजी सेल को एक्टिवेट करते हैं? नो बेटा, जेजी सेल को एक्टिवेट कौन करेगा? जेजी सेल को एक्टिवेट करेगा इमरजेंसी कंडीशन। जेजी सेल को एक्टिवेट करेगी वो कंडीशन जिसके अंदर कह सकते हो जीएफआर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तब जेजी सेल एक्टिवेट होते हैं और रेनिन रिलीज करते हैं, और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, नो, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। जो बच्चे सी लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। देखें क्या लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सुपर सुपर, यही चाहिए, यही चाहिए, बहुत बढ़िया, सी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन? जब मैच्योरेशन की मैकेनिज्म होती है तो मैंने बताया था कहां से होती है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। आपकी इच्छा से भी मैच्योरेशन होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट किससे होता है? आप बोलोगे, ठीक है, एसएनएस एंड पीएनएस, और पीएनएस के दो पार्ट थे, क्या क्या? एएनएस और, ठीक है, सॉरी, पीएनएस के दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, क्लियर है बिल्कुल। सॉरी, पीएनएस के दो पार्ट थे, एएनएस और एसएनएस। एसएनएस हमारे कंट्रोल में होता है, एएनएस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। पैरा कब काम करता है? रिलैक्स मोड में। सिंपै कब काम करता है? इमरजेंसी में। तो यूरिनेशन आप रिलैक्स मोड में कर पाते हो या इमरजेंसी में? शेर आपके पीछे दौड़ रहा हो तो क्या मैच्योरेशन की मैकेनिज्म हो पाएगी? समझ रहे हो? वो कहावत छोड़ दो, ठीक है, कि शेर सामने आ गया, पैंट गीला हो गया, वो वाली बात हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो छोटे बच्चों के केस में होता है, डर की वजह से स्फिंक्टर खुल जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, डर की वजह से, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं। जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तभी मैच्योरेशन होता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंपैथेटिक कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिंपै क्या काम करता है? मैच्योरेशन की मैकेनिज्म को रोकने का काम करता है, ठीक है। जब तक संभव होगा तब तक वो रोकेगा, चाहे ब्लैडर को डायलेट करना पड़े और स्फिंक्टर को सब क्या करना पड़े? दबाना। पर स्फिंक्टर को जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो इच्छा के अनुसार करते हो, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्लियर बिल्कुल। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मैच्योरेशन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, यस, ब्लड के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो मैच्योरेशन होगा। रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, यस, तभी तो मैच्योरेशन होगा। रिलीज ऑफ यूरिन, तब जाकर के आप यूरिन क्या करेगी? पुश करेगी नीचे की साइड में, ठीक है। तो रिलीज ऑफ यूरिन, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या लगाने आने वाले हो? फोर्थ। तो जो बच्चे फोर्थ लगा रहे हैं, बेहतरीन, एब्सोल्युटली राइट बेटा, बेहतरीन, सुपर 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 बेटा, सुपर, बिल्कुल। कॉकरोच और एनिमल टिश्यू का भी सेशन लेकर के आएंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। मतलब देखो, ठीक है, अभी मैं थोड़ा वेटेज के हिसाब से ये उठा लिया, कॉकरोच एनिमल टिश्यू में बहुत बार करा चुका था, बट कोई नहीं, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जब कह दिया है तो कराएंगे, ठीक है, टेंशन मत करो, ठीक है। मैक्सिमम देखो, पहले हाई वेटेज को पहले कवर करने दो, हाई वेटेज कवर कर ले, फिर हम और भी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। कॉकरोच का भी वेटेज हाई है, ठीक है, उसको भी हम लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, 12 हो गया, 13। क्वेश्चन नंबर 30, एएनएफ, एएनएफ डिक्रीज, एनएफ किसको डिक्रीज करता है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन को, एनएसीएल रीएब्जॉर्प्शन को, ब्लड प्रेशर को, या ऑल ऑफ द एबव? याद हो, एएनएफ रास का एंटागोनिस्टिक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। एएनएफ रास का एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। रास बीपी इंक्रीज करता है तो ये बीपी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर पहला, ठीक है। रास अगर कहोगे तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी को कम करता है, यानी ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, जीएफआर को इंक्रीज करता है रास, ठीक है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन को रास इंक्रीज करता है, आप समझ रहे हो। तो एएनएफ क्या काम करेगा? वो ये एंटा है, तो
तो ये उसका उल्टा करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा, ठीक है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा। रास ध्यान रखना है आपको, ठीक है, अगर मैं रास की बात करता हूं तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को घटाता है क्योंकि ये वैसो डायलेटर होता है, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। तो हाँ, ये NaCl के भी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा क्योंकि रास का एंटा है। ऑल ऑफ द अबव लगा दो, डी ऑप्शन। तो जो डी लगा रहे हैं बच्चे, एब्सोल्युटली राइट, जो डी लगा रहे हैं बेहतरीन, सुपर, आपकी तैयारी सही मोड में जा रही है बेटा, बिल्कुल सही मोड में। सिर्फ कॉन्फिडेंस की अगर कमी लग रही है तो उसको मैं मेंटेन रखो, लाइव में आते रहो, कॉन्फिडेंस बूस्ट मैं कर दूंगा, ठीक है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, लास्ट टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस है तो जो 20% पढ़ाई जो होती है ना, जो रह जाती है, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से छूट जाती है, वो भी आप गेन कर लेते हो, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, या कोई भी एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो जहां आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, पर कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लूज हो जाए ना, तो आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वो सिली मिस्टेक होना चालू हो जाते हैं। तो यार वो हम होने नहीं देंगे आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट भाई। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकने वाला हार्मोन, यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो यूरिन से मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एब्सोल्युटली राइट। अभी तो मैंने बताया था, डायबिटीज इंसिपिडस, अगर एडीएच का सीक्रेशन कम हो जाए, एडीएच का सीक्रेशन कम हो जाए, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर एडीएच का सीक्रेशन कम हो जाए तो क्या होगा, यूरिन बिकम मोर डाइल्यूट, यूरिन ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि क्या काम करता है ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, जिससे यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जब यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी तो बार बार जाओगे, लगेगा लाइक अ डायबिटीज, पर ये डायबिटीज नहीं है, क्योंकि यूरिन ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है ही नहीं, समझ रहे ना मेरी बात। तो ये जो हो रहा है वो मोर डाइल्यूशन की वजह से हो रहा है, एडीएस के कम सिक्रेशन की वजह से हो रहा है। एडीएस डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर, ये गलत हो गया यार, क्योंकि एडीएच के रिसेप्टर डीसीटी में भी होते हैं और एडीएच के रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट में भी होते हैं, यानी एडीएच इनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। एडीएस सॉरी डिक्रीज निकल गया। एडीएच डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल सही, जो एडीएच होता है वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है, मतलब उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, ठीक है, ए लगा दो, जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, अरे बेहतरीन, सुपर सुपर माय फ्यूचर डॉक्टर्स, बहुत बढ़िया। टेंशन मत करो, 2024 वालों के लिए भी धूम धड़ाके से, ठीक है, आने वाले हैं पूरी एनर्जी के साथ, मतलब एनर्जी और डेडिकेशन का लेवल अल्टीमेट होगा इस बार पूरी टीम का, आप टेंशन मत करो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। पर अभी यार इस साल टारगेट आपका सिर्फ यही है, 2023 के नीट को फोड़ना और सिलेक्शन को मतलब बस लेना, पूरी दम लगा दो। लास्ट टाइम मैं सच कह रहा हूं, सेकंड थॉट ब्रेन के अंदर लेके ही मत आओ, अगर आपने यहां सोच लिया कि अब नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाओगे। लास्ट टाइम का, मैंने कहा लास्ट टाइम का जो 1 मंथ होता है ना, बहुत कह सकते हो गेम चेंजर होता है, ठीक है। तो इस समय आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, 24 के बारे में आपको अभी नहीं सोचना बेटा, ओनली 2023 जो नीट आने वाला है, यार कैसे नहीं होगा, ये सोचो कैसे नहीं होगा, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, आपके रिवीजन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम डाउन नहीं होने देंगे। तो क्यों क्यों सोच रहे हो 24 के बारे में, ओनली 23, ठीक है, इसी साल क्रैक करेंगे, ठीक है, और सेलिब्रेशन करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो क्या लगा के आने वाले हो, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए लगाओ फटाफट, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, होम्यो डायलिसिस, ठीक है, सॉरी हीमोडायलिसिस, होम्यो बोल गया, हीमोडायलिसिस कैन सेव एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ यूरिमिक पेशेंट। मैंने कल बताया था आपको लास्ट वाले डिसऑर्डर वाले पार्ट के अंदर, यूरीमिया यानी अगर ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाए, वो कब बढ़ेगा, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, अगर किसी की किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, माल फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है, तो ये इंडिकेटर किसका है भाई, किडनी फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, किडनी फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। जब ऐसा होगा, किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो
आप समझ रहे हो, धीरे धीरे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता जाएगा, यानी यूरीमिया हो जाएगा। और इसके केस में एक ही काम करना होगा, क्या, ठीक है भाई, जब ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा, जब तक आपको परफेक्ट डोनर नहीं मिल रहा है, आपको ब्लड की यूरिया को निकालना होगा, यानी डायलिसिस करानी होगी। इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो हीमोडायलिसिस कैन सेव द प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ यूरिमिक पेशेंट, बिल्कुल ठीक है, कैन सेव एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ यूरिमिक पेशेंट। लाइफ को प्रोलॉन्ग का मतलब बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक आप कराते रहोगे मेंटेन रहेगा, इंतजार करना होगा आपको किसका, किडनी ट्रांसप्लांट का, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ओके, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सुपर। जो बच्चे ए लगा रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, बहुत सही लगा रहे हो, ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही लगा रहे हो। अच्छा, जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, बेहतरीन, परफेक्ट, सुपर सुपर। हाँ बेटा, पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। कुछ लो वेटेज टॉपिक छोड़ सकते हैं, पर अभी सोचा नहीं है ऐसा हमने, ठीक है। लो वेटेज अभी तो जो हमने लेके चले थे हाई वेटेज टॉपिक, तो बायो में तो मुझे कोई लो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी वाला है, उसमें ब्रीडिंग वाला पार्ट है, तो मुझे लगभग सारे ही सही लग रहे हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग पूरा ही करा देंगे, ठीक है, पूरा ही कराएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी से एक दो क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा हाई वेटेज है उसको पहले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी नीट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नीट में किसका वेटेज सबसे ज्यादा, ह्यूमन फिजियो का वेटेज ज्यादा था, इसलिए बच्चों की डिमांड भी थी, क्योंकि बच्चों का 12th वाला पोर्शन तो मजबूत हो गया, पर 11 वो भूल चुके हैं, तो उसका रिविजन कराना था। हाँ, आज ध्यान रखना है 1 बजे, ठीक है, लाइव रहेगा हमारा किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ओके, मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंगल शॉट में एकदम ब्रेन में सेट करने वाले हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, रेनिन सीक्रेशन स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेशन विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर किसी के अंदर रेनिन का सीक्रेशन बढ़ जाए, ध्यान रखना, किसी के अंदर रेनिन सीक्रेशन बढ़ जाए तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यस, बॉडी के अंदर दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है। जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कब कौन करेगा, रेनिन। भाई रेनिन इमरजेंसी में निकलेगा, जैसे किसी को लूज मोशन बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, तो रेनिन निकलेगा। रेनिन क्या काम करेगा, डीसीटी, और समझ लेना मेरी बात, और पीसीटी, ठीक है, वो तो एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देगा और सिस्टम को ही पूरे एक्टिवेट कर देगा, वीपी बढ़ाएगा, ठीक है, वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। आप समझ रहे हो। तो जब भी कोई ऐसी केस आएगा तो रेनिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। रेनिन सीक्रेशन stimulation will increase the volume of extracellular fluid, absolutely right. Statement second, the increase in extracellular fluid occur due to the decrease active reabsorption of sodium ion. फिर से देखो, the increase in extracellular fluid occur, जो extracellular fluid increase हो रहा है वो हो रहा है occur due to decrease active reabsorption of sodium। क्या सोडियम के एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के डिक्रीज होने की वजह से हो रहा है, समझना मेरी बात। ये इंक्रीज की बात कर रहे हैं, अगर डिक्रीज कहते तो सही होता, पर इंक्रीज की बात कर रहे हैं इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। द इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड अकर ड्यू टू द डिक्रीज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन ना, ठीक है, आप समझ रहे हो। सोडियम आयन का जो भाई पॉजिटिव आयन का एब्जॉर्प्शन ऑलवेज एक्टिव होता है, चाहे वो डाइजेस्टिव का गट हो या किडनी के नेफ्रॉन हो। जब भी पॉजिटिव आयन की बात करेंगे, पॉजिटिव आयन का एब्जॉर्प्शन ऑलवेज एक्टिव, नेगेटिव आयन का एब्जॉर्प्शन ऑलवेज पैसिव। भूलना ही नहीं है, एकदम कंसेप्चुअल कोई भी सिस्टम बना रहे, ठीक है। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी नेगेटिव आयन के लिए परफेक्ट होती है, पॉजिटिव आयन के लिए नहीं होती, वहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ऑलवेज। समझ में आ गया होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्या लगाने वाले उसके केस में, फटाफट बोलो, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन मैंने कहानी सुनाई थी एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, जब तक ये पानी में रहते थे, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, काम चल रहा था। एम्फीबिया बन गए
तब भी इनके मन में था यार धरती पर तो आ गए क्योंकि लंग्स डेवलप कर लिए, पर मन था आगे जाने का, पर मजबूरी थी, अंडे जेलेटिनस थे, जेल के अंडे थे और उनको लेइंग के लिए वाटर चाहिए, पानी में अंडे देते थे एम्फीबियंस। तो उन्होंने कहा जब तक हमारे अंडे जेलेटिनस हैं, हम उनको कैल्केरियस या हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट नहीं करते, हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें अपने अंदर एडेप्टेशन करना होगा, आगे बढ़ना है। तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर एडेप्टेशन किया, अनुकूलन किया। क्या एडेप्टेशन किया? उन्होंने अपने जेलेटिनस एग को क्लाइडो एग में कन्वर्ट किया, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ हार्ड कवरिंग। ठीक है, पहला एडेप्टेशन। दूसरा एडेप्टेशन क्या किया भाई? वाटर के पास थे, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, यूरिया था और उनको आगे बढ़ना है, रेप्टाइल में कन्वर्ट होना है, तो यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूरिया के रिमूवल के लिए कंपैरेटिव यूरिक एसिड ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कंपैरेटिव यूरिया कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे बढ़ना है तो वाटर कंजर्वेशन पर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने दो अडेप्टेशन किए, एक क्लाइडो एग बनाया और दूसरा अपने यूरिनरी सिस्टम में चेंज किए। क्या चेंज किए? अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल था यूरिया, उसको आगे कन्वर्ट कर लिया यूरिक एसिड के अंदर। क्लियर है? तो थिक शेल्ड एग, यस, यूरिया एज एक्सक्रीटरी, ठीक है, यूरिया एज एक्सक्रीटरी मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। हाँ, यूरिया भी बोल सकते हो, ये मैंने एम्फीबिया का एग्जांपल लिया, पर यहाँ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो अर्थ पर आ गए थे, तो अमोनिया से उनको यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ा, जैसे एम्फीबिया। ठीक है, मतलब दोनों ही टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, क्योंकि एम्फीबियन भी टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर ही आते हैं, पर वाटर रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ एग लेइंग के लिए। तो आप लगा सकते हैं यूरिया एज एक्सक्रीटरी मटेरियल। ठीक है, तो क्योंकि भाई हम भी तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, तो हमारे अंदर यूरिया होता है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज करोगे, तो बोथ ही लगाओ उसके केस में, सी लगाओ। ठीक है, बेस्ट रहेगा। बहुत बढ़िया, सी ही लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, सुपर। देखो अब मैचिंग की बात कर लेते हैं, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं नेफ्रीडिया की बात करता हूं, नेफ्रीडिया कहां देखने को मिलने वाले हैं? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मालपिगिन ट्यूब्यूल, याद हो कॉकरोच में कराए थे, मालपिगिन ट्यूब्यूल कॉकरोच। आगे देखो, आगे देखो, एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड कहां देखने को मिलते हैं? एंटेनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड एनसीईआरटी ने दे रखी है क्रस्टेशियंस, और क्रस्टेशियंस का एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है? प्रॉन, प्रॉन, क्रस्टेशियंस, प्रॉन। ठीक है, अब आगे देखो, किडनी, किडनी तो वर्टिब्रेट में होती है भाई, किडनी कहां होती है? वर्टिब्रेट में होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, पुराने टाइप के नेफ्रीडिया। ठीक है, एनसीईआरटी ने फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया एग्जांपल में उन्होंने प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेनेरिया एग्जांपल दे रखा है, रोटीफर्स दे रखा है, रोटीफर्स यहां भी दे रखा है। ठीक है, मैच कर दो, फर्स्ट का सेकंड एक ही में दे रखा, दो में दे रखा है, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड दो में रखा है। ठीक है, हाँ, थर्ड से आडी आडी रहेगा, थर्ड का फोर्थ, फर्स्ट मिल गया हमें, ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट को कंसीडर करो। ठीक है, पढ़ो एक बार, फिर देखें, चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छे से पढ़ो। पीएच ऑफ यूरिन इज अराउंड 8, 8 तो नहीं होती भाई, ये तो एल्कलाइन हो गया। ठीक है भाई, यूरिन की पीएच मैंने साफ साफ कल कराई थी, कैसी होती है? एसिडिक। यूरिन हमारी कैसी होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, चलो, ऑन एन एवरेज 25 to 30 मिलीग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीट बाय यूरिन, एनसीईआरटी की लाइन, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, presence of ketone bodies in urine is an indicator of diabetes mellitus, yes, एनसीईआरटी की लाइन। अगर किसी की यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हैं, कीटोन बॉडीज कब बनते हैं पता है आपको? ठीक है, सपोज किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, इंसुलिन नहीं निकल रहा। इंसुलिन क्या काम करता है? सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाता है ग्लूकोज के लिए। अगर मान लो इंसुलिन नहीं निकल रहा तो ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, जब ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं करेगा तो सेल तो स्टार्वेशन, भुखमरी में चले जाएंगे। तो मजबूरी होगी सेल की क्या, कि वो जो भी स्टोर्ड फूड है लाइक फैट, उसको ब्रेक करना चालू करेंगे। ठीक है, और जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा फैट का, तब एक कुछ टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, उनको बोलते हैं कीटोन बॉडीज। अगर किसी की यूरिन में कीटोन बॉडीज मिल रहे हैं, समझ लो इट इज अ डेंजरस कंडीशन, डेंजरस कंडीशन। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट हो रहा है, इससे किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कीटोन बॉडीज को एलिमिनेट करने के लिए किडनी भरपूर कोशिश करती है टॉक्सिक मटेरियल को, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड आता है, तभी डायबिटिक पेशेंट की किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है बिल्कुल? तो समझ में आ गया होगा।
ठीक है। ग्लूकोज यूरिया कैन बी, ठीक है, ट्रीटेड विद हीमोडायलिसिस। क्या हीमोडायलिसिस ग्लूकोज यूरिया के लिए करते हैं? यानी अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, मतलब किसी को डायबिटीज मलाइटस हो गई है, तो क्या उसका आप हीमोडायलिसिस करोगे जाकर के? नो बेटा, ठीक है। किडनी फेल्योर के केस में हीमोडायलिसिस होती है, ठीक है। चूज द ऑप्शन कंटेन इन द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड है, ऑप्शन है। जो बच्चे बी लगा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बी ही लगा रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो एसर्शन, देखो एक एसर्शन रीजन भी है। एसर्शन देखो, एडीएच एंड रास वर्क इन, रास तो समझ में आ गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एडीएच का मतलब हो गया वैसोप्रेसिन की बात चल रही है, ठीक है। एडीएच एंड रास वर्क इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। एब्सोल्युटली राइट, एसर्शन बिल्कुल सही है भाई। ये कब निकलते हैं? किसी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, किसी को लूज मोशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, वाटर डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड आयोनिक बैलेंस कम हो जाए, ब्लड ऑस्मोलरिटी बिगड़ जाए, तुरंत निकलना चालू हो जाएंगे। जीएफआर कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, कंडीशंस ढेरों सारी लगा दो, इन कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो तुरंत क्या होगा? आप बोलोगे एडीएच और आर रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS, रास वर्क करना चालू कर देगा इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। बिल्कुल सही रीजन। ANF वर्क इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। क्या इस वजह से एक्टिवेट होता है? नो बेटा। हाँ, ये सही बोला है इन्होंने कि ANF वर्क करता है इन रिस्पॉन्स टू, मान लो किसी का रास हाइपर हो गया तो ANF एक्टिवेट हो जाएगा उसको नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि ANF रास का एंटागोनिस्टिक होता है। रास जो करेगा ANF उसका उल्टा करेगा, ठीक है भाई। रास किसी का एक्टिव हो गया तो हार्ट की वॉल पर प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट की वॉल पर अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट की वॉल पर अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो अचानक से वहां से ANF निकलेगा एट्रिया की वॉल से, वेंट्रिकल नहीं, एट्रिया की वॉल से, जो वैसो डायलेशन का काम करेगा, बीपी कम करेगा, समझ रहे हो, और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को पॉज करेगा। भाई बहुत हो गया, अब रुक ले, अब ठीक है, ठीक, अब मुझे काम करने दें, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये समझ में आ गया। ANF वर्क इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। एब्सोल्युटली राइट, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। बोथ A and R true, both A and R true, but R is not correct explanation of A। तो क्या लगा के आने वाले हो? B, ठीक है। कोरिलेशन नहीं है ये, समझना। ADH एंड RAS वर्क इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर बिकॉज, क्योंकि ये ऐसा होता है इसलिए नहीं बेटा, ठीक है। समझ में आ गया? उसका कारण अलग है, दोनों रीजन नहीं है इसका, पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एडल्ट ह्यूमन किडनी, जो मैंने बताया था एनसीईआरटी की लाइंस पर थोड़ा फोकस करना, मैंने कल लेक्चर में भी बोला था, ठीक है। डायमेंशन भाई, कई चीज भाई देखा होगा एनसीईआरटी में जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे टेस्टिस की डायमेंशन दे रखी है, ओवरी की डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, किडनी की डायमेंशन दे रखी है, ऐसे कुछ ऑर्गन की कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं। उसका स्ट्रक्चर रिलेटेड बात थोड़ा टिपिकल होता है, पर यार उसको याद कर लेना, पॉइंट्स बना लेना, टिपिकल चीज़ों को एक अलग से पेपर पे लिख करके पिन अप कर लिया करो अपने आगे जो बोर्ड होता है, ठीक है, जिससे वो चीज़ें बार बार, ठीक है, ब्रेन के अंदर जाती हैं तो एक मेमोरी क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। तो 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ याद हो, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, यस, लेंथ तो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ क्या 1 to 2 सेंटीमीटर? नहीं। 10 to 10 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, नहीं बेटा, याद हो, ठीक है, मैंने कल कराया था। लेंथ ये थी 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ थी, ठीक है। डी आप लगाओगे। डायमेंशन वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये भूलने के चांस ज्यादा होते हैं, इनको नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन आर दोस, भाई मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन यानी 85% नेफ्रॉन की बात चल रही है भाई। दो पार्ट में डिवाइड किया था अपना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा, ठीक है, मेडुलरी नेफ्रॉन जो 15% थे। तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन आर दोस, ठीक है, whose loop of Henle is very short, absolutely right। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात चल रही है, ठीक है, इसकी बात चल रही है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात चल रही है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात चल रही है। whose loop of Henle is very long, wrong। whose loop of Henle is highly coiled, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी का हाईली कॉइल्ड होगा। whose loop of Henle have, मतलब कॉइल्ड नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट होगा, यू शेप, कॉइल्ड बोल दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रेट होता है यू शेप। whose loop of Henle have thin walled, तो सभी की होती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ए लगा के आने वाले हो।
अच्छा मैचिंग वाला देखो, मैचिंग, मैच द कॉलम कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, स्ट्रेट ट्यूब होती है कलेक्टिंग डक्ट, स्ट्रेट ट्यूब दिख गई। पीसीटी डीसीटी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, पीसीटी भी हाईली कॉइल्ड है, लूजली कॉइल्ड कुछ भी नहीं होता, ये भी हाईली कॉइल्ड है, सी लगा उसका भी। हैंडलेज लूप, हैंडलेज लूप, हैंडलेज लूप, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, ठीक है, लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए देख लो, अगर एक ही ऑप्शन अगर दो का दे रखा है, जैसे फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का भी सी, फोर्थ का भी, तो आप रुक जाओ, ऐसे में हो सकता है इस तरीके से मैचिंग हो जाए, जल्दी में गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट का डी, ठीक है, सेकंड का सी, सेकंड का सी, थर्ड का भी सी, ठीक है, हेलो, तो बिल्कुल सही, पहला ही आ गया, फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जे जी जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस किस किस के मिलने से बनता है? जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस, ध्यान हो, ठीक है। जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस को बनाने के लिए जो डीसीटी थी, डीसीटी की जो मैक्यूला सेल थे, मैक्यूला सेल ऑफ डीसीटी, ध्यान हो आपको, मैक्यूला सेल्स ऑफ डीसीटी, डीसीटी, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब, मैक्यूला सेल्स ऑफ डीसीटी, नंबर 1। और नंबर 2 ध्यान रखना है आपको इसके अलावा, ठीक है, हाँ, जे जी सेल, जे जी सेल्स ऑफ मोस्टली एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, इन दोनों के मिलने से जो एपरेटस बनता है इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं जे जी एपरेटस, ठीक है। इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन इन द सेल ऑफ, किस किस के मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है, आप बोलोगे एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, नो, डीसीटी, डीसीटी बोथ लगाओ, ए एंड सी, डी लगा के आओगे, ठीक है। यानी मैक्यूला सेल ऑफ डीसीटी, तो डीसीटी का भी पार्टिसिपेशन है और एफरेंट आर्टेरियोल का भी पार्टिसिपेशन है, इनके मॉडिफिकेशन से जेजी एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू लूप ऑफ हेनले टेक प्लेस बाय, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो मैंने बताया था जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो थिक भी होता है और थिन भी होता है, याद हो आपको, ठीक है, असेंडिंग वाला पार्ट जो बताया था मैंने, ठीक है, असेंडिंग वाला पार्ट। तो यहां NaCl निकल रहा है, यहां NaCl निकल रहा है एक्टिव, नीचे से NaCl जो निकल रहा है पैसिव, इलेक्ट्रोलाइट्स पैसिव, मैंने समझाया था कल क्लास के अंदर। यानी यहां पर एक्टिव और पैसिव दोनों लगाओगे, बोथ ए एंड बी, तो जो बच्चे सी लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। आगे चलो, हाउ मैनी अमोंग दीज आर सीक्रेट इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में हाउ मैनी अमोंग दीज आर सीक्रेटेड, सीक्रेशन समझते हो ना, मैंने बताया था ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर सीक्रेशन होता है, कहां से? ब्लड कैपिलरी से, ब्लड से, समझ रहे हो ना, यानी ब्लड से ट्यूबुलर पार्ट के अंदर हम किसी भी चीज को ट्रांसफर करते हैं, इसको हम सीक्रेशन बोलते हैं। हाउ मैनी अमोंग आर सीक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट, तो अब ये ढूंढना है आपको कि वो क्या क्या मटेरियल है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिसका सीक्रेशन जरूरी है। तो हार्मफुल क्या क्या हो सकता है? एच आइन हो सकते हैं, अमोनिया NH3 हो सकता है, आप समझ रहे हो। अगर पोटेशियम ज्यादा हो गए ये भी डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर ज्यादा हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर पोटेशियम ज्यादा हो गए तो हार्ट बीट रुक जाएगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, आप समझ रहे हो। क्योंकि कंडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा है जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो ऑन द स्पॉट डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए बॉडी पोटेशियम को बाहर का रास्ता दिखाती है, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही रखती है, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाएगी, ठीक है। तो 3 तो मेन है, ठीक है, तो एच आइन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, ये काम की चीज है, ठीक है, इसको नहीं। हाँ, NH3 हो गया, NaCl काम की चीज है, न्यूट्रिशन काम की चीज है, ठीक है। तो टोटल कितनी चीजें हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है? समझ में आ गया? बी। आगे बढ़ते हैं,
हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं, कुछ मैच करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट एंड एफरेंट आर्टेरियोल, मैच करो। कलेक्टिंग डक्ट एंड एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। सेल ऑफ डीसीटी ना, reabsorption of all essential nutrients, collecting duct and afferent arteriole, ठीक है। conditional reabsorption, collecting duct and afferent arteriole, आगे देखो यूरिया, collecting duct plus afferent arteriole, अच्छा ऐसा तो नहीं है खिसक के इधर आ गया, कोई नहीं। सेल ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्टरी, अच्छा यही हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल में यहां से था प्लस, ये यहां था, हो सकता है कि ये खिसका हुआ है, इसका मतलब ये भी खिसका हुआ होगा, ठीक है। ये यहां से यहां आ गया, कोई नहीं, ठीक है, इसको यहां पहुंचा दो प्लस करके, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट के लिए पूछ रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट के लिए पूछ रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट यार कभी कभी हो जाती है, इतना एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। खुद ही टाइपिंग करते हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक आ जाती है, कोई नहीं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट की यार बात कर रहे हो, जरा देखो कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यूरिया, यूरिया के लिए कलेक्टिंग डक्ट किसके लिए होती है, यूरिया, याद हो। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इस यूरिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब सिक्रेशन होता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, और कंफ्यूजन होता है, गलती करके आते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां से यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में यूरिया का सिक्रेशन होता है। और यूरिया किडनी के मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कह सकते हो या ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे काउंटर करंट होता है, ठीक है। डीसीटी, डीसीटी, ठीक है। डीसीटी की अगर बात करते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही, डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जेजी एपैरेटस किस किस से मिलने से बनता है, अभी बताया, ठीक है। सेल ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल, सेल ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल, इनके मिलने से बनता है जेजी एपैरेटस। पहले का डी देखो किसमें है, एक में मिल गया, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट का डी। आगे चलते हैं। अच्छा एक और फिलिंग द ब्लैंक्स देख लो, उससे काफी चीजें, फिलिंग द ब्लैंक्स से काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे NaCl की बात चल रही है, NaCl डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग में NaCl नो, असेंडिंग के अंदर होता है, NaCl असेंडिंग के अंदर होता है, H2O डिसेंडिंग के अंदर होता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, समझना मेरी बात है, जल्दी हड़बड़ी मत करना, ठीक है। यहां बात चल रही है लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग और लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग, काउंटर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी नीट में आए एक बार पेन जरूर चला लेना, नहीं तो फिर कहोगे सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। सारे बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, ये तो डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया, ठीक है। ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है किसके लिए, ठीक है भाई, ये तो NaCl के लिए हो गया। डिसेंडिंग नीचे आओगे तो मैंने ट्रिक लिखाई थी आपको, ऑलवेज वाटर, जब भी वाटर की बात आएगी तो डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, जब भी ऊपर से नीचे आओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो चाहे कुछ भी हो, मतलब लूप ऑफ हेनले हो या वासा रेक्टा हो, नीचे से ऊपर आ रहे हो, ठीक है, लूप ऑफ हेनले हो या वासा रेक्टा हो, जब ऊपर से नीचे आओगे तो कुछ भी हो, ये H2O के लिए परमेबल होगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो ये NaCl के लिए परमेबल होगा। ये ट्रिक याद रखने पड़ेगी, नहीं तो कचरा कर दोगे, ठीक है। ये ट्रिक याद रखने पड़ेगी आपको, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा H2O के लिए परमेबल होती है, असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा ये NaCl के लिए परमेबल होता है, ठीक है। तो ये सुपर ट्रिक्स हैं जिससे आप बिना इन ट्रिक के क्वेश्चन गलती करोगे ही करोगे यार, ठीक है। नहीं दिमाग में रहता इतना कहां क्या हो रहा है, इस ट्रिक से आप याद कर पाओगे, समझे, समझे या नहीं समझे, मैचिंग कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट फर्स्ट, ह्यूमन यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक। यस, एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि ह्यूमन यूरिन स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है। बिकॉज एच आइन आर पैसिवली सीक्रेट इनटू फिल्ट्रेट। एच आइन बिकॉज, स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। नो बेटा, ठीक है। जब भी पॉजिटिव आयन की बात आएगी, चाहे कोई भी आयन हो, पॉजिटिव आयन की बात आएगी, हमेशा एक्टिव, ये एक्टिव बोल रहे हैं, पैसिव, पैसिव बोल रहे हैं। पॉजिटिव आयन की बात आएगी तो ध्यान रखना है एक्टिव। निगेटिव आयन की बात आएगी ऑलवेज पैसिव। चाहे तो वो गट हो, डाइजेस्टिव पढ़ाऊंगा उसमें भी यही बताऊंगा मैं, ठीक है। कुछ भी पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव ऑलवेज पैसिव, पॉजिटिव ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये राइट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। यस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ये लगा दो। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट ना। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द, देखो तुम क्या रहा, तुम्हारे रिस्पॉन्स नहीं देखे मैंने। हाँ, बेहतरीन, सुपर सुपर। बच्चों में यही डेडिकेशन चाहिए। सुबह उठना खेल नहीं है यार, ठीक है, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए। बच्चे रात भर पढ़ते हैं पर सुबह सोते हैं। पर सुबह अगर इतने सारे बच्चे अगर लाइव हैं और वास्तव में लाइव सेशन में ओएमआर रख करके पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। डेडिकेशन अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुपर। यही डेडिकेशन चाहिए मुझे बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो रात में पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं होगा, वो अपनी जगह सही है, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। पर लाइव में क्वेश्चन करने का मजा ही अलग होता है, ठीक है। तो जो लोग सो रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब एक बना लें यार, लाइव ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उससे उठने की भी हैबिट चेंज हो सकती है। पर लास्ट टाइम पर कुछ गड़बड़ मत करना, लास्ट टाइम पर जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है ना, उसको रखो, ठीक है। इस समय बिल्कुल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, एकदम फोकस्ड ऑन नीट, बस मैं समझो मेरी बात। खाने पीने का जरूर ध्यान रखना बेटा, ठीक है। कि डाइट में ऐसी डाइट लो जिससे नींद कम आए, आप एनर्जेटिक रहो, ठीक है। आप मैक्सिमम पोटेंशियल अपनी एनर्जी को यूज कर पाओ, ठीक है। थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत। और कुछ मैं बीच में सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। एक योग गुरु है, उनको बुलाया है मैंने, ठीक है, इनविटेशन दिया है अपने बच्चों के लिए। लास्ट टाइम मैंने उनसे कुछ ट्रिक्स पूछे थे कि, तो अगर वो आते हैं तो मैं आपसे एक बार, ठीक है, इंटरेक्शन कराऊंगा, जिससे कि लास्ट टाइम पर आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कैसे कर पाओ, लास्ट टाइम पर आप अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर पाओ, ठीक है। एक बार आएंगे तो आप डिस्कस कराएंगे आपको, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द ऑफ बिलो मेंशन सबस्टेंस आर सीक्रेट बाय लिवर। अब देखो, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी की लाइन है कि लिवर से क्या क्या सीक्रेट होता है, ध्यान से देखो। बिलिरुबिन, ब्लूबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, यार सभी होता है, विटामिन भी होते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन, ब्लूबर्डिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन्स, लिवर से हार्मोन्स, स्टेरॉइड, नो, लिवर से। हाउ मेनी ऑफ द बिलो मेंशन सब्सटेंस आर सीक्रेट बाय लिवर। बिलिरुबिन होगा, बिलिवर्डिन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा लिवर में, ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, विटामिन, लिवर में। सीक्रेशन की किसकी बात कर रहे हैं? तो दो टाइप के सीक्रेशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक सीक्रेशन होगा, बाइल की बात चल रही है, ठीक है। बाइल की ही बात करेंगे ये लोग, मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी में मुझे लग रहा है स्टेरॉइड हार्मोन भी दे रखे हैं और विटामिन भी दे रखा है। एक बार चेक करना एनसीईआरटी में, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में कंफर्म कर लेना, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। एक बार, एक मिनट, क्योंकि एनसीईआरटी में सारा ही दे रखा है, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, एक चीज के कभी कभी चीजें हो जाती हैं। हम्म, है ही नहीं एनसीईआरटी मेरे पास तो। मिली एनसीईआरटी, मिली मिली मिली। हाँ, ठीक है।
बिल्कुल सही, ठीक है, ड्रग्स भी होते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, स्ट्रोडल हॉर्मोन्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। आप क्या लगा के आने वाले हो? फिफ्थ बी। इसीलिए कहते हैं यार एनसीईआरटी की एक दो बार रीडिंग करनी जरूरी है, ठीक है। आप समझ, थोड़ा सा पलट लिया करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल, हमारा बी ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, फिर से कॉलम को मैच करवा लेते हैं, वही लास्ट में आ गए हम, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चल रहे हैं, ठीक है। लंग्स बताओ, लंग्स से क्या निकलेगा? अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट CO2 एक्सक्रीट आउट होती है फ्रॉम लंग्स, ठीक है। लीवर से क्या निकलेगा? ठीक है, अभी जस्ट बता के चुके हैं लीवर से क्या निकलेगा, ठीक है, डिग्रेडेटेड स्टेरॉइड्स हार्मोन, टूटे हुए, ठीक है। स्किन से क्या निकलेगा? स्किन से आपको क्लियर है, NaCl एंड स्वेट, ठीक है, यहां से रिलीज होगा, यानी फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, इन दोनों में ही है। सेकंड का सी, सेकंड का सी, सी लगा दो ये वाला, ठीक है। जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट बेटा, बढ़िया, सुपर सुपर, बेहतरीन। बी नहीं, सी 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 लगाओ ना। तो फर्स्ट का तो बी हो गया ना, देखो सेकंड का सी, सेकंड का सी हो गया, थर्ड का फिर ए हो गया, सी लगाओ। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन, ध्यान रखना कुछ ऐसे मैं सोच रहा हूं, ठीक है, जो रूटीन क्लास होगी ना उसमें थोड़े एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड और एनसीईआरटी के नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं वो कराएंगे, और इस सेशन के अंदर कुछ हम यही स्टेटमेंट बेस्ड एआर इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा रखेंगे, वो वाले कम रखेंगे। रेशियो ऐसे लेके चलेंगे, दोनों सेशन का अपना अलग मजा हो, ठीक है। उस सेशन के अंदर उस टाइप के, सेशन में इस टाइप के, तो ऑल ओवर हमारे हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ब्रह्मा सीरीज और दोनों के अंदर ही हम कॉम्बिनेशन रखेंगे, ठीक है। पर अल्टीमेटली गोल एक ही है कि यार मैक्सिमम क्वेश्चन की डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और एनसीईआरटी के उन टॉपिक को हम ज्यादा फोकस करना है जिनसे क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में ज्यादा आए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं, समझ रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। देखो डिट्टो लैंग्वेज तो बहुत कम क्वेश्चंस की मिलती है, बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा एक ऑप्शन चेंज कर देंगे, बस इतना ही अंतर होता है, कंसेप्ट वही होता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, ठीक है, इस चीज के लिए। अच्छा, बच्चों ने लगा भी दिया, बहुत बढ़िया। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, यस, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। देखो, डीसीटी ऑफ वन नेफ्रॉन हैज इट्स ओन कलेक्टिंग डक्ट, नहीं, रॉन्ग बेटा, रॉन्ग। सबकी कोई अपनी कलेक्टिंग डक्ट थोड़ी ना होती है, कलेक्टिंग डक्ट तो कॉमन होती है ना, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसमें सारे नेफ्रॉन आकर के ओपन करते हैं, सेपरेट नहीं होती। फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट लगाओ। आगे चलते हैं। रेनिन सीक्रेट बाय, फिर रेनिन कहां से निकलता है? रेनिन कहां से निकलता है, ठीक है, जेजी सेल, बिल्कुल जेजी सेल, सभी में जेजी सेल दे रखा है, ठीक है। विच इज प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होता है रेनिन, कहां प्रेजेंट होता है? विच इज प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टेरियोल, डीसीटी, सीडी, हैनेलूड, ठीक है। जेजी सेल कहां होते हैं? जेजी सेल एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर होते हैं, फर्स्ट लगाओ, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये लगाओ। रेनिन सीक्रेट बाय जेजी सेल, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन, जेजी सेल कहां होते हैं? मेनली एफरेंट आर्टेरियोल में होते हैं, ठीक है। जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। एएनएफ वैसोडाइलेटर सही है, एडीएच वैसोडाइलेशन गलत, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सही है, वैसोप्रेसिन एडीएच वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सही है, ठीक है। तो गलत क्या हो गया? एडीएच वैसोडाइलेशन कर दिया, बी वाला ऑप्शन गलत कर दिया, ठीक है। भाई एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, आप जानते हो ना, ठीक है, एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन या एडीएच एक ही बात है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो वेसल्स को प्रेस करने का भी काम करता है, सो इट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन, बी लगाओ, रॉन्ग पूछा है। जब भी क्वेश्चन लगाया करो ना तो जरूर अप्रोच रखा करो कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ये एक अप्रोच, रूटीन अप्रोच में लेके आओ, ठीक है। क्वेश्चन लगाओ, करेक्ट और इनकरेक्ट को अंडरलाइन करो, तब ऑप्शन पढ़ा करो, ठीक है। डक्ट ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी की बात चल रही है, आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स का मेडुला में एंटर करना। मैंने बताया था रीनल कॉर्टेक्स मेडुला में एंटर कर रही थी, रीनल कॉर्टेक्स मेडुला में एंटर कर रही थी, इसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी।
या रीनल कॉलम ऑफ बेलेनी, कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ठीक है, व्हेन फिल्ट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन इज हाई इज बाय, समझना ये बात कर रहे हैं किसके एब्जॉर्प्शन की, अमाइनो एसिड के रीएब्जॉर्प्शन की, ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन की। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 100% बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। All of the following structure are in direct association with renal renal, अच्छा हाइमन होगा ये, हाइलस कर दिया, कोई नहीं। एक्सेप्ट द, याद हो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से किडनी का, ये ऐसे, तो इसमें क्या क्या चीजें थी याद हो आपको, एक ऐसे करके मैंने दिखाया था आपको यहां पर, ब्लड लेकर के जा रही है, रीनल वेन ब्लड लेकर के आ रही है, ये ऐसे, रीनल आर्टरी। इसके अलावा मैंने एक स्ट्रक्चर और दिखाया था आपको, ऐसे करके ये था किडनी का, ठीक है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इन डायरेक्ट एसोसिएटेड विद द रीनल हाइलस एक्सेप्ट रीनल आर्टरी होता है, रीनल वेन होगा, रीनल पेल्विस होगा, रीनल कॉर्पसल्स ये नहीं होंगे, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये नहीं होंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सी। फिल्ट्रेशन सिल्ट आर फॉर्म्ड बाय, याद हो फिल्ट्रेशन सिल्ट के लिए मैंने बताया था पेडिसेल्स, ये ऐसे पेडिसेल्स थे, ठीक है, पोडोसाइट सेल्स के पेडिसेल्स ये बनाते हैं फिल्ट्रेशन सिल्ट, ठीक है। एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, नो। इनर एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, यस, वुमेन्स कैप्सूल का इनर एपिथेलियम, वुमेन्स कैप्सूल का जो इनर एपिथेलियम था ये बनाता है पोडोसाइट्स, ये बनाता है पोडोसाइट्स को, इनर एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, पार्टिसिपेशन ऑल ऑफ दिस नो बेटा, ठीक है। किडनी स्टोन इज प्रोड्यूस बाय, किडनी स्टोन मैंने बताए थे, ऐसा नहीं कैल्शियम आप ज्यादा खा रहे हो तो किडनी स्टोन हो जाएंगे, ठीक है। किडनी स्टोन कब होते हैं, अगर आपकी डाइट में ऑक्सलेट्स ज्यादा हैं, ठीक है, ऑक्सलेट्स देखा होगा ना, कभी किसी को स्टोन हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि यार टमाटो मत खाओ, गुआवा अमरूद मत खाओ, उसके बीज मत खाओ, ठीक है, यानी ऐसी चीजों को मना करेंगे जिनमें ऑक्सलेट्स होते हैं। वो ये नहीं कहते कि दूध मत पियो, वो ये नहीं कहते कि कैल्शियम कंटेनिंग चीजें मत खाओ, ठीक है, वो कुछ चीजें बताते हैं तो आप सोचते होगे यार स्टोन की बात चल रही है ये मैं, ठीक है, अमरूद खाने से मना कर रहा है भाई, ठीक है। एक्चुअली वो उन चीजों के लिए मना करेंगे जिनमें ऑक्सलेट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऑक्सलेट्स अगर एक बार स्टोन हो चुका है तो फर्दर उसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए पेशेंट को कहा जाता है यार ये चीजें मत लो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सलेट्स कंटेनिंग डाइट अगेन से स्टोन के फॉर्मेशन को इंड्यूस कर सकती है, समझे। चलो, किडनी स्टोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सलेट्स, देखो डिपोजिशन ऑफ साल्ट क्रिस्टलाइन, हाँ ठीक है, मिल गया, ऑक्सलेट्स मिल गए। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते हैं, बस ध्यान रखो ऑक्सलेट्स, टर्म दिमाग में रखना ऑक्सलेट्स, एनसीईआरटी ने भी टर्म दे रखा है ऑक्सलेट्स, ठीक है। चलो, इन आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज इन प्लाज्मा, समझना ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलाइजिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट, क्या नहीं होता, यही लाइन लिखाई थी याद हो आपको मैंने, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस का ही डिफरेंस होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड, ठीक है, ओके, ये डायरेक्टली मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चलो देख लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, यस, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, ठीक है,
मतलब एक्टिवली नहीं होता। नाइट्रोजनस बेस्ड आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो, waste are absorbed by passive transport. Conditional reabsorption of water and sodium take place in DCT, absolutely right. DCT reabsorb bicarbonate ion, yes, NCERT की line. DCT is capable of selective secretion of H ion, potassium, ammonia to maintain pH, ठीक है, to maintain pH and सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, यानी आयनिक बैलेंस की बात कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सही। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम एटसेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, एब्सोल्युटली राइट, ये तीनों ही एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट तो बहुत सारे हो गए, दो दो दे रखे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से तो सेकंड, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल, अच्छा ठीक है। ऑप्शन दो दे रखे हैं, ऑल नहीं लगाएंगे क्योंकि नाइट्रोजनस बेस्ड आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, नाइट्रोजनस बेस्ड आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाँ एक नाइट्रोजनस बेस्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब होता है भाई, बता कौन सा नाइट्रोजनस बेस्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है, गलत नहीं बोल सकते उसको भी, ठीक है। किसकी बात चल रही है, एग्जांपल यूरिया बताया था मैंने कि कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो वो डिफ्यूजन लिखा है मैंने थ्योरी के अंदर, बहुत सोच समझ के एक ही चीज लिखाई है मैंने, ठीक है, हल्के में मत लेना नोट्सों को, ठीक है। सिंगल शॉट में भी कराऊंगा, पर ऐसा कराऊंगा कि नो कंफ्यूजन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बच्चे पूछ रहे थे लास्ट टाइम पर क्या करें, लास्ट टाइम पर आप सिंगल शॉट पढ़ो, बहुत बेहतरीन है, पूरी मतलब जो नीट का इस साल का पैटर्न है वो सोच के ही करा रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब काफी कुछ उसमें हम सोच के करा रहे हैं कि तुम्हारा नीट प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर पूरा रिवीजन हो जाए सिंगल शॉट में, तो मतलब समझो कि कोशिश यही रहती है कि और बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वो मॉडिफिकेशंस हैं कुछ, वो आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन लगाओगे तब, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो मैंने ऑलरेडी लिखा रखा है उसमें, यूरिया जो होती है बाय डिफ्यूजन रीअब्सॉर्ब होती है, तो सही है, ये भी तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें यूरिया की बात चल रही है तो गलत नहीं बोलेंगे, तो डी लगा दो, ऑल ऑफ द अबव, समझ गए ना। आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पीसीटी क्या लगा रहे हो, हेलो हेलो हेलो, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है ना, एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो, सब कुछ परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। ओके, आगे से मुझे लग रहा है क्लास इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देंगे, ठीक है। पीसीटी हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ एच आयन, समझना, पीसीटी हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ, पीसीटी की बात चल रही है ध्यान रखना, सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ एच आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन इनफिल्ट्रेट, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही है, सीक्रेटिंग रेगुलर सी लगाओ, ठीक है। मैंने बताया था बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा एच आयन और अमोनिया का सीक्रेशन पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, पोटेशियम आयन का सीक्रेशन आयोनिक बैलेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। which is correct pathway of passage of urine in humans, करेक्ट पाथवे देखो, करेक्ट पाथवे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, पहला ही मिल जाएगा आपको, फर्स्ट रीनल वेन, पेल्विस, मेडुला, ब्लैडर, यूरेथ्रा, मेडुला तो अंदर रह गया, कॉर्टेक्स, मेडुला गलत, ब्लैडर गलत, ए लगा दो। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स नेफ्रॉन आर टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बिल्कुल सही है। Juxtamedullary nephron have short loop of Henle. Juxtamedullary nephron
शॉर्ट नहीं होता, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप। कॉर्टेक्स नो, कॉर्टेक्स की बात नहीं चल रही है, मेड्यूला रॉन्ग कर दो, ठीक है, मेडुला के हिसाब से होता है, ठीक है। मैंने कहा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अच्छा कॉर्टेक्स भी बोल सकते हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में ज्यादा होते हैं और मेडुलरी नेफ्रॉन मेडुला में, तो ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप, कॉर्टिकल क्योंकि कॉर्टेक्स में इसका मोस्टली पार्ट होता है, और जक्स्टा मेडुलरी मेडुला में इसका लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, फर्स्ट लगा दो, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नो, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, नो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सी लगाओ, सी बेस्ट रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन लगाओ, क्योंकि यहाँ शॉर्ट लूप नहीं होता मेडुलरी में, लॉन्ग लूप होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, समझ रहे हो? क्या हुआ भाई? बेटा आपकी साउंड वगैरह चैट तो स्टॉप हो गई है, तो समझ नहीं पा रहे। अगर आपको समझ में आ रहा है, चैट आपकी मतलब सब कुछ परफेक्ट है, तो एक बार आग लगा दो यार, ठीक है, आग लगनी चाहिए तगड़ी वाली, तब समझ में आएगा, आग लगाओ तगड़ी वाली। ओके, एंड भी हो गया, टेंशन मत करो, एंड हो चुका है मेरा, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023, ठीक है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन से नहीं हारना कभी, ठीक है, जीत के रहेंगे, ठीक है, मन से हारेंगे नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी इस बार 2023 क्रैक करके रहेंगे, चाहे कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, चाहे कितना भी, समझ रहे हो, दुनिया उसके अंदर रोड़े लगाए, पर फिर भी हार नहीं मानेंगे। नीट 2023 अपना जो टारगेट है ना, क्रैक करके मानेंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, लगे रहो बस ऐसी डेडिकेशन के साथ, ठीक है, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, डेडिकेशन के साथ लगे रहना है, और अपने, ठीक है, पेरेंट्स के और हम सबके सपनों को पूरा करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा।